हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी। आज हम इस वीडियो में सीटेट एनवायरनमेंट पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में ऑलरेडी बना चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारे चैप्टर का नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। इससे पहले हम 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है घड़सीसर। घड़सीसर का मतलब क्या होता है? तालाब होता है। ये एक तरीके से जैसलमेर में यूज किया जाता है तालाब के लिए, घड़सी। ठीक है, क्योंकि वहाँ के कुछ राजा थे वहाँ के, इनका नाम था घड़सी। तो घड़सी के नाम पे घड़सीसर तालाब का नाम रख गया। सर का मतलब होता है तालाब और घड़सी राजा का नाम उसमें जोड़ दिया। तो इस तरीके से सर का मतलब होता है तालाब। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि वर्ड से भी सीटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा अगर हम नीचे बढ़े तो अब हम बात करेंगे अल बिरूनी के बारे में। अल बिरूनी से क्वेश्चन आ चुका है और मे बी आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री आए थे जिनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। उसका किस देश से आए थे? ये आए थे उज्बेकिस्तान से। ठीक है, उज्बेकिस्तान से आए थे। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा, उनके बारे में लिखा। खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी उनको जरूर लिखा उन्होंने। ठीक है, मतलब वो अपने देश से इसको कंपेयर कर रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो उन्होंने क्या लिखा है अपने भारत के तालाब के बारे में या भारत के लोगों के बारे में क्या लिखा है। वो लिखते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो तालाब बनाने में बहुत माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए गए हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे आती हुई सीढ़ियों की कतारें होती हैं। लोगों के चढ़ने व उतरने के रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। तो ये उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय ये अल बिरूनी भारत में आए थे। लगभग 700 के करीब ये कुछ आए थे अपने भारत में। तो यहाँ पर ये देखो, अब आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबें से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट 1973 में छपी थी। ये डाक टिकट इनके नाम से छपी थी। कब छपी थी? 1973 में। तो उनके जन्म के 1000 साल लगभग पूरे हो गए थे। ठीक है, इसके अलावा देखो अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि जैसलमेर जो है वहां पर क्या होता है, बारिश वगैरह थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पर जो है इसीलिए यहाँ पर पानी की को बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तभी यहाँ पे देखो बूंद बूंद की कीमत के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि पानी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो पानी के स्रोत जो माने गए हैं वो बावड़ी, तालाब, नौला और धारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कभी कभी सीटेट ना इन्हीं से पूछ देगा कि निम्न में से कौन से पानी स्रोत है। तो आप बावड़ी तालाब तो बता दोगे, अगर उसने लिख दिया नौला तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखना नौला भी क्या होता है, पानी का एक स्रोत होता है। अब हम आगे बात करें तो यहाँ पर इस चैप्टर में एक यह है, देखो 1986 में क्या हुआ था, जोधपुर और आसपास के इलाकों में सूखा पड़ा था। तब वहां के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, मोहल्ले के लोगों ने उस एक बावड़ी थी जो सूखी हुई पड़ी थी उसमें से 200 ट्रक से ज्यादा भी क्या निकाला, कूड़ा निकाला। कूड़ा निकालने के बाद में जब कूड़ा निकला तो उसमें से पानी निकला। तो पानी निकलने के बाद में वहां के लोगों ने क्या किया, मतलब वो उस पानी को यूज किया और वहां पे पानी की परेशानी कम हो गई। तो इस तरीके से ये कब हुआ था? 1986 में हुआ था। ये ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन सीटेट पूछ सकता है। इसके अलावा हम बात करें इस चैप्टर में हमें और क्या क्या पढ़ना है, तो बिल के बारे में जरूर देखना कि जो बिल का जो फॉर्मेट होता है वो ये चीज होती है। दिल्ली जल बोर्ड लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा होता है, डेट लिखी होती है। डेट के अलावा जिसके नाम से बिल आता है वो लिखा होता है, अमाउंट लिखा होता है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बिल जो होता है आपके यहाँ पे जो बिजली का बिल आता है उस पर आप क्या क्या लिखा हुआ देखेंगे। तो क्या क्या लिखा हुआ देखेंगे आप इसमें एक बार इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में हाँ यहाँ पे एक तरीके से एक कहानी बताई गई है दड़की माई की, जो राजस्थान के अलवर जिले के गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे तो गांव छोड़ना पड़ता था। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है कि
जो लड़की माई थी, उन्होंने गांव के लोगों की समस्या को दूर करने के लिए पहल की और एक संस्था के साथ मिलकर गांव में तालाब बनवा लिया। ठीक है, तो इसको उनको ध्यान रखना, लड़की माई संबंधित किससे हैं? राजस्थान के अलवर जिले से संबंधित। इन्होंने क्या काम किया था? लोगों की पानी की समस्या को दूर किया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब हम ये तो चैप्टर 6 हो गया। अब हम चैप्टर 7 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो चैप्टर 7 है वो है पानी के प्रयोग। इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा सीटेट में, यहाँ पे कविता की तरह यहाँ पे दिया हुआ है ये। देखो चाचा इस सुई को तैराना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता है, इसमें है क्या खूबी। तो एक तरीके से कविता के माध्यम से हमें बताया गया है। तो इसमें सीटेट ने क्या किया था, यहाँ से एक प्रश्न पूछा था कि एक सुई जो होती है वो आपकी पानी में डूब जाती है, लेकिन एक भारी भरकम जहाज होता है वो तैरता रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों है, जबकि जो आपका जहाज होता है वो भारी होता है, वो क्यों नहीं डूबता? तो इसका जो आंसर आपको देना, तो यहाँ पे आंसर इसका ये है कि जो पानी का घनत्व जो होता है, पानी का जो घनत्व होता है, ओवरऑल घनत्व जो होता है, अगर जो लोहे के घनत्व जो होता है उससे क्या होता है? कम होता है। इसीलिए लोहे की बनी हुई सुई क्या होती है? डूब जाती है। इसलिए लोहे की बनी हुई सुई डूब जाती है। लेकिन अब देखो जहाज भी लोहे का बना हुआ होता है, वो क्यों नहीं डूबता? वो इसलिए नहीं डूबता क्योंकि उसका जो ओवरऑल घनत्व निकालोगे, देखो जहाज में केवल लोहा थोड़ी ना होता है, सुई पूरी पूरी लोहे की बनी होती है, तो वो तो डूब गई डालने पे। लेकिन जहाज काफी चीजें उसमें होती है, उसमें आपकी क्या होती है? लोहा होता है और लकड़ी होती है, प्लास्टिक होती है, पेपर होता है, उसके अंदर हवा भरी होती है। तो इन सब चीजों का अगर ओवरऑल घनत्व निकालोगे तो वो पानी से क्या आएगा? कम आएगा। तो पानी से कम आएगा, इसका मतलब यह है अगर कोई भी चीज का घनत्व पानी से कम है तो वो नहीं डूबेगी, इसीलिए जहाज नहीं डूबता है। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा इस चैप्टर में और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न बन चुका है। तो यहाँ पे देखो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, ये तो पता है, लेकिन मृत सागर जो है वो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। नमकीन इतना नमकीन है क्योंकि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। मतलब इतना ज्यादा नमकीन है कि अगर 1 लीटर पानी निकालोगे, अगर उसको सुखाओगे तो उसमें 300 ग्राम नमक निकलेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे मजे की बात क्या है कि अगर हम मृत सागर में लेट जाएं तो हम आराम से लेटे हुए तैर सकते हैं, क्योंकि इसका घनत्व इतना ज्यादा होता है कि आप डूबोगे नहीं। ठीक, तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है मृत सागर के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बन चुका है और मे भी आगे बन भी सकता है। और यहाँ पे देखो दांडी यात्रा के बारे में बताया गया। जब नमक की बात आ गई तो यहाँ पर दांडी यात्रा के बारे में उन्होंने बता दिया कि 1930 में दांडी यात्रा की थी, भारत की आजादी से पहले। भारत को जब क्यों की थी? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, आम लोगों के नमक पर बनाने पर रोक लगा दी थी। ठीक है, और नमक पर भारी टैक्स भी देना पड़ता था लोगों को। जब लोगों को टैक्स देना पड़ता था तो क्या किया महात्मा गांधी ने, इसका अपोज करने के लिए क्या किया? अभियान चलाया था, दांडी यात्रा पे वो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दांडी यात्रा हुई थी वो कहां से कहां तक हुई थी? अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक। ठीक है, तो उन्होंने वहां पहुंचकर क्या किया? जो कानून था वहां पर नमक बना के कानून को तोड़ा, और इस तरीके से जो है ये था आपके दांडी यात्रा के बारे में। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। अब हम चैप्टर नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 है मच्छरों की दावत। देखते हैं इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो ये चीज है, देखो इसका जो टेस्ट होता है मलेरिया का, मच्छर काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। तो टेस्ट कैसे करते हैं? माइक्रोस्कोप में करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखते हैं हम, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? इसमें एक चीज जो होती है 1000 गुना बड़ी दिखती है। छोटी अगर कोई चीज है उसको हम बड़ा करके देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है? खून के अंदर की जो बारीकियां होती हैं वो साफ साफ दिख जाती हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता है कोई छोटी चीजों को बड़ी करके देखने के लिए, या फिर डॉक्टरी लाइन में काफी सारे टेस्ट करने में भी इसका यूज किया जाता है। तो मलेरिया की दवा के बारे में बात करें तो ये किससे बनाई जाती है? मलेरिया की दवा जो है उस समय की बात है, पुराने समय की वाली बात है, वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। ठीक है, सिनकोना पेड़ की छाल को, तो क्या करते थे इसमें? पहले छाल को उबालते थे और छान कर ही इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसके अलावा इसमें और देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है
दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। तो ये कब की बात है? 17 दिसंबर 2007 की बात है। इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। ठीक है, इससे फुर्ती भी कम हो जाती है शरीर में। तो इसके लिए क्या किया था, इसके दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन या लोहे की दवाई देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया की जो परेशानी हुई थी वो 17 नवंबर 2007 की बात है। इससे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा हम देखें कि सावधानी क्या, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है कि अगर हमें बचना है इन सब चीजों से तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए। तो आसपास पानी न जमा होने दें, गड्ढे को भर दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। तालाबों में मछलियां छोड़ें ताकि ये मच्छर के लार्वे को खा लें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। तो इससे भी क्या होता है, काफी ज्यादा राहत मिलती है। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा अब हम देख लें मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। तो इसमें जो वैज्ञानिक थे वो थे रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस जो थे, एक तरीके से इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी और इसका जो दिलचस्पी थी वो कविता, कहानी पढ़ने, लिखने, संगीत, ड्रामे में थी। ठीक है, लेकिन इनको हुआ क्या, बाद में इन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डेवलप की। और रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार मिला था, जिसको हम कहते हैं नोबेल पुरस्कार, क्योंकि इन्होंने मलेरिया के ऊपर रिसर्च किया था, मलेरिया की दवा की खोज की थी। तो इसीलिए इनको क्या मिला, 1902 में नोबेल प्राइज मिला था। ये चीज ध्यान रखना। 1905 में उन्होंने मरते हुए क्या कहा था, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा, ये कहते हुए ये मर गए थे। तो इनको नोबेल जो प्राइज मिला था वो 1902 में मिला था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। अब हम बढ़ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 है डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो बेसिकली इसमें चैप्टर में क्या बताया गया, इसमें बताया गया है एक तरीके से जो बछेंद्री पाल रही थी उनकी जो थोड़ी बहुत कहानी पर इस पर प्रकाश डाला गया है कि वो जब हम माउंटेन पे चढ़ते हैं तो किस तरीके से ऊपर चढ़ते हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कमर सीधी होनी चाहिए, कमर सीधी करके ही हमें ऊपर चढ़ना चाहिए। तो इसी के बारे में बताया गया। इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये कहाँ पर है, ये उत्तरकाशी मतलब उत्तराखंड में। ये चीज ध्यान रखना भाई, इससे प्रश्न आपका बन सकता है सीटेट में। ठीक है, चलो फिर अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ पर एक चीज आप देखोगे, हाँ यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे देखो ये रहा, बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रचेंगे। तो कहने का मतलब यह है, एवरेस्ट पर जो चलने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल थी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में बताया गया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमें कुछ भी चीज़ से मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो इन्होंने क्या किया, देखो 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। 1984 में, जो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछ सकता है कि कब इन्हें चुना गया, तो ये था 1984 में। अब यहाँ पर देखो इन्होंने, देखो यहाँ पर बछेंद्री ने 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में हम कहते हैं सागर माथा पर कदम रखा। तो ये चीज ध्यान रखना, 23 मई 1984 को 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट चोटी पर, जिसको नेपाली में हम क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं, पर कदम रखा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज और भी है, उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। लगभग 43 मिनट में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। तो एक चीज और ध्यान रखना, ये भारत की तो पहली है, लेकिन अगर विश्व की बात करें तो विश्व की ये 5वीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ फोटो दिया गया है इस तरीके से। और बस इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ ना, वो आप उसको ध्यान रखो, क्योंकि ये इसी चीजों से क्वेश्चन बनेंगे और इनको नोट कर लो आप। साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप नोट करते चलोगे ना, तो ज्यादा बेटर होगा, जिससे कि आप जब एग्जाम टाइम आएगा तो आप आसानी से रिवाइज कर लोगे। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और ध्यान रख लेना कि जो माउंटेन पे चढ़ने वाले लोग होते हैं ना, तो उन्हें नाश्ते में विटामिन सी
और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है, जिससे कि उनके अंदर विटामिन सी क्या करता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है और आयरन की जो गोलियां होती हैं वो थोड़ी कमजोरी वीकनेस नहीं आ पाए, ठीक है। तो उस तरीके से, और यहाँ पे गरम गरम चॉकलेट वाला दूध इसलिए दिया जाता है जिससे कि उन्हें अंदर जो है उन्हें नींद ना आए, ठीक है, उनके अंदर ब्लड का फ्लो बना रहे। तो ये कुछ चीजें होती हैं। एक जो माउंटेनियर होता है अगर वो चढ़ता है तो उसको नाश्ते में सब चीजें दी जाती हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए।